गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। माय नेम इज़ तनु शुक्ला। आज हम लोग सी टेट का जो कि हिंदी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हम कर रहे थे। हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 2019 के प्राइमरी वाले पेपर का जो कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी आती है उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इसके पहले वाले वीडियो में मतलब कि जो 9th वाला हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने सी टेट का 2019 का सेकंड पेपर जो कि होता है, जो कि अपर प्राइमरी के लिए होता है, जूनियर के लिए होता है, उसके हम लोगों ने लैंग्वेज 1 हिंदी के लैंग्वेज 1 के रूप में अगर हम हिंदी लेते हैं तो उसके पार्ट का हम लोगों ने डिस्कशन कर उसके पहले हम लोगों ने कर लिया था। 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। लेकिन अब आज आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के जो कि लैंग्वेज 2 में हिंदी पेडागोजी आती है, लैंग्वेज 2 में अपर प्राइमरी लेवल के लैंग्वेज 2 में जो भी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं आज उसको करवाऊंगी। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं उसे देखिए कि आप गलती क्यों कर रहे हैं। उतने से ही आपका, अगर आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर लेते हैं और 2-4 प्रैक्टिस सेट और भी लगा लेते हैं तो इतने में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। लेकिन अगर आप उसे सही से करते हैं, सही से करने का मतलब हर चीज़ पे, हर पोर्शन पे आप काम अच्छे से करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ, तो आपका आराम से सीटेट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। आप फालतू के कंटेंट पढ़ने से बेटर है कि आप वही चीज़ें पढ़ें जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं है कि पूरा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ये है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है और आपकी जो सोच होती है प्रीवियस ईयर को करने के बाद, अगर आप 10 साल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर लेते हो तो आपका एक सोच जो है वो डेवलप हो जाता है कि आपको सोचना कैसे है अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो। और उसके अलावा आपको पता चल जाता है कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस एरिया से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सीडीपी में जीन पियाजे से, वाइगॉत्स्की से, कोहलबर्ग से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कि तीनों से मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे थॉर्नडाइक और पावलोव स्किनर को पढ़ने लग जाएंगे तो वो आपके लिए सीटेट के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। आपको यूपी टेट में वो काम में दे आएगा, सुपर टेट में भी काम में आएगा, लेकिन वो आपको यूपी टेट में काम में नहीं आएगा। इसलिए इस समय आप उतना ही पढ़ें जितना कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, क्योंकि यूपी टेट में अभी मार्च या अप्रैल में पेपर होगा तो बहुत टाइम है उसके लिए आपके पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले आप सीटेट के लिए वो चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। ठीक है, और अगर आप सिर्फ मैथ के फर्स्ट पेपर को दे रहे हैं तो आप अगर मतलब सीटेट के अगर सिर्फ आप फर्स्ट पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो आप मैथ्स के लिए बहुत परेशान ना हो। 1 से 2 घंटे अगर आप मैथ की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपका मैथ ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हर पोर्शन पर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आप जो है वो 110 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे और किसी एक पोर्शन को छोड़ देंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी पोर्शन कितना भी पढ़ लीजिए उसमें आप 30 आउट ऑफ 30 पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप हर पोर्शन को बैलेंस बनाकर चले। अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में तो आप पाँचों पर ही बैलेंस बनाकर चले। हो सकता है कि आपका मैथ वीक हो तो उसको आप 2 घंटे दीजिए, या फिर हो सकता है कि आपका इंग्लिश वीक हो या संस्कृत वीक हो। जो वीक है उसको 1-2 घंटे आप ज़्यादा दीजिए, लेकिन जो आपका पोर्शन ऐसा लगता है कि हमारा वीक नहीं है लेकिन फिर भी उस पर हमें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है। अगर हम उसे अपने नॉलेज को पॉलिश नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस को, आते हुए क्वेश्चंस को भी हम गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर को साथ में लेकर बैठिए। जो भी पढ़ रहे हो आप अपने प्रीवियस ईयर के से मिलाकर पढ़ें कि आपको क्वेश्चंस देखने को उस टॉपिक से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी तक मैक्सिमम लोगों ने प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ें और हम लोग अभी हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं और कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा हम लोगों ने कर भी लिया है और बहुत सारा हम लोग कर भी रहे हैं। तो आपको यहाँ से फ़ायदा ही मिलेगा। डेफिनेटली आपको एक वीडियो यहाँ पे रोज़ मिल रही है तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि सीटेट 2019 के जूनियर वाले पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी होती है और आपको तब समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें क्या बोल रहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि पाठ जो भी टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया क्लास में और वहाँ पे कहा गया कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं को के उदाहरण को खोजकर लिखिए। ठीक है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण को खोजकर लिखिए, मतलब कि कोई भी चैप्टर क्लास में पढ़ाया गया और वहाँ पे जो भी संज्ञा के उदाहरण आए, जैसे कि संज्ञा के कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो टीचर ने उस क्लास में तीन प्रकार के मतलब तीन ही टाइप के संज्ञा की उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि जो मैंने संज्ञाएं पढ़ाई हैं उन टाइप्स के उस प्रकार के, मतलब जो मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं आप लोगों को संज्ञा के, उन्हें आप खोज कर लिखिए। ठीक है, संज्ञाओं का उदाहरण आप खोज कर लिखिए। तो अभ्यास प्रश्न का यह जो अभ्यास प्रश्न है वो किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, या फिर व्याकरणिक जटिलता, या फिर व्याकरण पर अत्यधिक बल, या फिर व्याकरण कंठस्थ करना। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है और उसका जो आंसर था वो क्या बना था? वो ए बना था और इसका आंसर भी ए ही बनेगा, संदर्भ में व्याकरण। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से आप बच्चों के लिए वोकैब उनका डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वोकैब मतलब कि शब्द भंडार, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, शब्दों के बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर वो चैप्टर के माध्यम से आप उन्हें ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि वो संदर्भ में व्याकरण पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत तीनों पेडागोजी में मिलेगा और उसका आंसर सेम यही बनने वाला है। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उसके माध्यम से, ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया जा रहा है और उसके माध्यम से ग्रामर और वोकैब को पढ़ाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसका सीधा सा आंसर एक ही बनता है, संदर्भ में व्याकरण। और ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का तरीका बदला हुआ मिलेगा आपको हर बार, लेकिन आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ कर रखिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। अभी 2019 में ही ये क्वेश्चन जो है वो आपको दूसरी बार देखने को मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न क्या है? ठीक है, सबसे कमज़ोर प्रश्न क्या है, मतलब कि हमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए हमें बच्चे की भाषा की क्षमता का आकलन करना है। आपने देखा जब हम लोगों ने प्राइमरी वाले क्वेश्चन को किया तो वहाँ भी आपको देखने को मिला था कि बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या कौन सा ऑप्शन होगा, और यहाँ पे कहा गया है कि सबसे कमज़ोर प्रश्न कौन सा होगा। ऐसा मतलब कि जो सबसे चारों में सबसे वीक होगा बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में। ठीक है, तो उसमें से हमें ये ढूंढना है। देखते हैं क्या है। पहला है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। या फिर समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार दीजिए। या फिर लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। या फिर दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार आप लोगों से इसके बारे में बात भी किया है और यहाँ पर भी बात कर लेती हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। मतलब कि ओपन एंडेड का मतलब ये है कि हिंदी में कि जो मुक्त खुले प्रश्न होते हैं, खुले छोर वाले प्रश्न होते हैं, और क्लोज एंडेड का मतलब कि जो बंद छोर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड का मतलब ये हो गया कि जिसमें आपका एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, आप उसे मतलब अलग अलग तरीके से, वो सब्जेक्टिव होता है, हर व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से उसका आंसर दे सकता है। लेकिन जो क्लोज एंडेड होता है उसका जो आंसर होता है वो फिक्स्ड होता है और सबको एक ही आंसर हमें देना होता है। जैसे कि पूछ लिया जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री अलग होगा या फिर आपके अकॉर्डिंग अलग होगा और कोई तीसरा है उसके अकॉर्डिंग अलग होगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर मोदी हैं तो सबको मोदी ही कहना पड़ेगा। ठीक है, तो और जैसे कि ओपन एंडेड है, तो ओपन एंडेड का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर कोई कहे कि आपको मोदी में क्या क्वालिटीज़ दिखती हैं या फिर क्या बुराइयां दिखती हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना सब्जेक्टिव उसका आंसर हो देखने को हमें मिल सकता है कि कोई उनकी बड़ाई कर सकता है, कोई उनकी बुराई कर सकता है, कोई अलग तरीके से उनकी बड़ाई करेगा, कोई और अलग तरीके से बड़ाई करेगा उनकी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा।
तो ये इसका आंसर जो होता है फिक्स्ड नहीं होता, और जो सबसे बेटर होता है वो ओपन एंडेड जो होता है वो बेटर होता है बच्चों के लिए, और क्लोज एंडेड जो होता है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है जो क्लोज एंडेड हो। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है जो क्लोज एंडेड हो। तो पहला अगर आप देखेंगे कि अपने सपनों का भारत, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, तो इसके लिए हर बच्चे का अपना अलग अलग आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत अलग हो सकता है, आपके सपनों का भारत अलग हो सकता है, और आपके फ्रेंड्स के सपनों का भारत अलग हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स के सपनों का भारत अलग हो सकता है। मतलब कि ये क्लोज एंडेड नहीं बल्कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इससे जो है वो आकलन जो है बहुत अच्छे तरीके से बच्चे की भाषा का किया जा सकता है। और अगला है कि समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो इस पर भी विचार हर बच्चा अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से विचार देगा। मैं अपना अलग दे सकती हूँ, आप अलग दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स अलग दे सकते हैं, आपकी फैमिली अलग दे सकती है। तो इस ये भी हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, तो इसका ये भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हमें क्लोज की तरफ जाना है। और लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया कि लेखक ने, मतलब जो चैप्टर पढ़ाया गया, कोई भी लेखक है, पर्टिकुलर लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं के बारे में उन्होंने अपने किन दो घटनाओं के बारे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। तो इसका जो है सबके लिए आंसर सेम होगा। अगर अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने जीवन की जो दो घटनाओं को बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया होगा, वो मेरे लिए भी वही महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए भी वही होगा, मतलब जितने भी लोग होंगे सबके लिए वही दो घटनाएं महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे ही महत्वपूर्ण बताया है। तो ये क्लोज एंडेड वाला हमारा प्रश्न है, और ये भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न है, क्योंकि इसे बच्चा जो है वो याद करके भी बोल सकता है, क्योंकि अब उन्होंने जब बताया है उसे तो हम वही बोलेंगे जो उन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे कमज़ोर प्रश्न होगा और चारों ऑप्शन में से। और दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, तो ये भी अपना अलग अलग सब्जेक्टिव तरीके से हम इस पे आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सबसे कमज़ोर प्रश्न होगा, जो बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में सबसे कमजोर प्रश्न जो होगा वो सी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ही होगा। और अगला अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई। ठीक है, तो साहित्यिक लेखन और पुरस्कार, या फिर भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, या फिर साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, या फिर शिक्षा की परिभाषाओं को याद करना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए तो पहली बात तो आप इसमें कुछ को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि याद करना सबसे नेगेटिव है तो ये तो नहीं होगा। और साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब अच्छा ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हमें चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन को ढूंढना है, तो ये भी नहीं होगा। और साहित्यिक लेखन और पुरस्कार ये भी नहीं होगा, बल्कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर साहित्यिक लेखन और पुरस्कार मिलेगा तो वो बहुत नेगेटिव होगा, वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। और साहित्यिक संगोष्ठियों में, सेमिनार में अगर हम भाग ले रहे हैं तो उससे भी हमारा नॉलेज बढ़ता ही है। एज अ टीचर अगर हम सेमिनार में भाग ले रहे हो या फिर लेखन और पुरस्कार हमें मिल रहा है तो हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए ही हमें मिलेगा, तो ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम दो तीनों में से सबसे अच्छे पॉइंट पे जाएंगे तो वो बी होगा कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ जो होगी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी एक हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए। और हम अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे शिक्षा शास्त्रीय समझ का मतलब ये है कि आपको हिंदी की मतलब पेडागॉजी के, लैंग्वेज के पेडागॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, सही एकदम आंसर बनेगा। और अगला है क्वेश्चन हमारा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। सतत और व्यापक आकलन मैंने आप लोग को वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सतत आकलन का मतलब क्या है। कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि मतलब क्लास के दौरान ही ये आकलन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम और डेट डिसाइड करूँगी तभी मैं टेस्ट लूँगी, मतलब ये क्लास के दौरान भी होता रहता है, और आप पर्टिकुलर डेट और टाइम डिसाइड करके भी टेस्ट वगैरह लेते रह सकते हैं। ये सब जो होता है वो सतत आकलन में होता है, और व्यापक आकलन में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं लास्ट में।
तो योगात्मक और रचनात्मक का जो योग होता है वही व्यापक आकलन होता है, मतलब ओवरऑल जो होता है वो व्यापक आकलन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन करना, या फिर बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करना, या फिर बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसके क्वेश्चन पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें चारों ही ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में से अगर आपको चुनना हो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो आप किसे चुनेंगे, ये क्वेश्चन को पूछने का मतलब है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो है वो प्रयोग कर रहा है और अनौपचारिक रूप से प्रयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कक्षा में प्रयोग कर रहा है, अपने टीचर के सामने प्रयोग कर रहा है, नहीं, वो अनौपचारिक रूप से अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब वो कैसे रह रहा है क्लास में, अपने स्कूल में वो कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इनफॉर्मल वे में अगर हम इसको चेक करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे अनौपचारिक शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, और सतत आकलन में निरंतर अवलोकन होता रहता है। हमें मतलब हमारा आकलन होता रहता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे आकलन हो रहा है, लेकिन आकलन जो है वो होता रहता है। और बच्चा जो है वो भाषा प्रयोग कर रहा है। इस भाषा को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसे जितना ज़्यादा प्रयोग कर सके, जितना ज़्यादा आप उस भाषा को प्रयोग करेंगे उतना बेटर तरीके से आप उसे सीखेंगे। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सबसे सही होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर रूप से अवलोकन करना। और भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन करना, कि कक्षा में आकर अवलोकन किया जाए, तो ये जो होगा थोड़ा सा उससे संकीर्ण हो जाएगा, और सीटेट में हमारा वही ऑप्शन सही बनता है जो कि ज़्यादा ब्रॉडर एरिया को कवर करता है। ठीक है। और बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करना, तो यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात हो रही है, ना कि ओवरऑल सब्जेक्ट की। और बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चों की उच्चारण त्रुटि पर ही ध्यान देते रह जाएंगे तो बच्चे जो है वो आपसे डरने लगेंगे और आपके सामने वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपके सामने वो बोलेंगे ही नहीं, और अगर वो भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप उनका आकलन ही नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हमारा ओवरऑल आंसर हमारा ए बन रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का अवलोकन करना, अनौपचारिक रूप से अवलोकन करना सबसे अच्छा माना जाता है। बच्चा ना जानते रहे, ठीक है, अनौपचारिक रूप से उसका अवलोकन किया जाए। अगर हम जान जाएंगे तो हम मतलब अलर्ट हो जाते हैं, और अगर हम नहीं जान रहे हैं कि हमारा अवलोकन हो रहा है तो हमारा वो नेचुरल तरीके से अवलोकन वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। और अगला क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, तो संभवतः मुदित किससे ग्रस्त है? पढ़ते समय पढ़ने में उसको परेशानी हो रही है, ये क्वेश्चन आप एकदम मतलब 100% लिख कर रख लीजिए। आपको एक से मतलब आपको संस्कृत पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, कुल तीनों में मिला के आपको फर्स्ट पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, और उसके बाद सेकंड पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी होते हैं, इसलिए आप इसे एक बार अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है वो आप अपना लिख कर रख ले कि जो पढ़ने में हमें परेशानी होती है तो उसे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया होती है, और जो लिखने में प्रॉब्लम होती है वो डिस्ग्राफिया होती है, और जो हमें मैथ को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैथ में अगर हमें समझने में, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। और क्वेश्चन जो है इसी तीनों से आपको देखने को मिलते हैं। आप बहुत 50 तरीके के विकार पढ़ लीजिए, लेकिन सीटेट आपसे सिर्फ इसी 3 तरीके के विकार के बारे में पूछने वाला है। ठीक है, तो कम से कम आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये तीनों लिख कर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। डिसकैलकुलिया आपको गणना संबंधी परेशानियां अगर हो रही हैं उसके लिए, डिसग्राफिया मतलब आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए, ग्राफ का मतलब ग्राफ हम लिखकर ही बनाते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में आपको परेशानी का अनुभव जब होता है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और अगर आप क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको CDP में भी ये देखने को मिलता है क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, और ये डिसकैलकुलिया वाला आपको मैथ में भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें। और जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं सीटेट के उन्हें तो एकदम अच्छे से याद होगा, लेकिन जो अभी नए खिलाड़ी हैं वो आराम से इन तीनों क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। ईजी बहुत है, लेकिन फिर भी आप इसे इग्नोर ना करें और क्लियर करके ही जाएं इसे।
और उसके बाद प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। तो का ही अपने आप में एक आपको का ही से फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये मात्र की बात कर रहा है? तो मात्र या केवल वर्ड अपने आप में कभी भी सही नहीं होता पॉजिटिव पॉइंट के लिए। तो ये आंसर तो नहीं बनेगा। और अगला है कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखता हो, या फिर कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य ना रखता हो, या फिर बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे। आप देख रहे हैं ना, ये भी एक ओनली वाला ही, मतलब केवल वाला ही, मात्र वाला ही क्वेश्चन, मतलब पूछने का तरीका इनका वही है कि तो यहाँ पे हमारा ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, और इसका ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि का ही का मतलब मात्र हो गया, यहाँ पर भी केवल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अगला अगर हम देखें कि पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य रखते हों, या फिर कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य ना रखते हो, तो यहाँ पे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन सही था कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य ना रखते हो। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाएगा वो जो है वो कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हो, इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, हमारा सी सब जो है वो सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है, सरल का नहीं। जटिल तो करना ही नहीं है, सरल भी नहीं होगा, और मूल्य परक हो सकता था, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लेना, बल्कि आपको यहाँ पे समझना है कि बच्चों में अगर हम पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करेंगे तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक, जो भी कक्षा में पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उसको अलावा कुछ पूरक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि कहानी की पुस्तकें बच्चों को दी जा सकती हैं और बाल साहित्य दिया जा सकता है। तो ये सब जो होती हैं वो पूरक सामग्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो मूल्य परक चीज़ें तो हमारे सिलेबस में भी भरी पड़ी होती हैं, लेकिन हमें बच्चों को कुछ पूरक चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि वो उनका पढ़ने में मन लग सके, उनको पढ़ने में रुचि आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। और अगला क्वेश्चन है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? कि भाषा की नियमबद्ध पद्धति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक कैसा उद्देश्य है? तो एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और तीनों और सब जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, या फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, या फिर वही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब ये कह रहा है कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी नहीं है, बल्कि ये एक भाषा शिक्षण का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही होगा कि महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये एकदम एक्सट्रीम में नहीं लेके जा रहा है आपको, बल्कि ये आपको एक सामान्य तरीके से आंसर दे रहा है। और अगला है कि कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन क्षमता का कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में कौन सा सहायक है? मतलब कि पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करने में कौन सा सबसे ज़्यादा सहायक है? पाठ्य सामग्री को दोहराना, रिवीजन करना। तो रिवीजन जो है वो पढ़ को समझने की क्षमता का नहीं विकास करता, बल्कि उसे हम बार बार मगअप करते हैं, मतलब याद करते हैं उसे। और उसके बाद क्लोज परीक्षण, या फिर लिखित परीक्षा, या फिर नाटक का मंचन करना। तो यहाँ पे आपका सीधा सा आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा कि जो क्लोज परीक्षण होता है वो पढ़कर समझने की क्षमता का बच्चों के अंदर विकास करता है। अगर आप लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व किया है, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई भी सॉल्व किया है, तो वहाँ पे आपको जब ऐसे
कुछ कुछ जगह छोड़ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, मतलब उस संदर्भ के अकॉर्डिंग क्या वर्ड यहाँ पे सुटेबल हो सकता है। तो मतलब अगर हमें आगे की बातें समझ में आ रही हैं तभी हम यहाँ पे इसको फिल कर पाएंगे। अगर हम आगे की बातें ही नहीं समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे कभी भी क्लोज टेस्ट को भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बच्चों के पढ़कर समझने की क्षमता का विकास जो है वो चारों में से क्लोज परीक्षण के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्लोज परीक्षण वाला ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए अभी 2019 में ही। और अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण क्या है। परिचर्चा करना, सुनकर लिखना, संवाद अदायगी या फिर सृजनात्मक लेख। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल रहा है कि श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना ये बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बोला और बच्चों ने लिखा तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ वो लिख रहा है, बस खत्म बात। और यहाँ पे परिचर्चा मतलब कि बच्चा अपने विचारों को वहाँ पे रख रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं बच्चे। मतलब परिचर्चा का मतलब किसी टॉपिक पे बच्चे जो है वो अपना एक दूसरे का विचार सुन रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, वहाँ पे डिबेट हो रहा है, बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे हमें नेगेटिव को ढूंढना है, सबसे कम महत्वपूर्ण को ढूंढना है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। और संवाद अदायगी यहाँ भी मतलब इंटरेक्शन मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल की यहाँ पे बात हो रही है। हम लोग एक ग्रुप में हैं या फिर 2 लोगों में बात हो रही है। संवाद अदायगी 2 लोगों में भी हो सकती है, पूरे क्लास में भी हो सकती है या फिर ग्रुप में हो सकती है। तो इसमें भी बच्चा ज़्यादा इंगेज है तो ये भी नहीं होगा। और सृजनात्मक लेखन तो जो भाई मैं अपने से सोचकर लिख रही हूँ, क्रिएटिव तरीके से लिख रही हूँ, तो इसमें भी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है श्रुत लेख जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्रुत लेख जो है वो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण होगा। और अगला है कि पढ़ने का संबंध किससे है। शुद्धता से है, तीव्र गति से है, अक्षर ज्ञान से है या अर्थ से है। ये क्वेश्चन आपको अपर प्राइमरी में भी देखने को मिला है और आपको ये लोअर प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये देखने को मिला है। तो मैं आपको इसको कहूँगी कि आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में तो आप इसे याद कर लीजिए कि जो पढ़ने का संबंध होता है, आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि अक्षर ज्ञान है, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार सीटेट ने पूछा और सिर्फ 2019 में ही इन्होंने 2 बार पूछा और दोनों बार इन्होंने अक्षर ज्ञान को आंसर नहीं माना, तीव्र गति को भी आंसर नहीं माना, शुद्धता को भी आंसर नहीं माना। इन्होंने पढ़ने का संबंध इन्होंने अर्थ से हमेशा आंसर माना है। इसलिए आपको यही क्वेश्चन का आंसर मार्क करना होगा, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा कि जो पढ़ने का संबंध होता है वो अर्थ से होता है। ठीक है, अर्थ से होता है। यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है वो सबसे सही है। क्योंकि अगर हमें पढ़कर समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। चाहे हम कितने ही शुद्धता से पढ़ लें, चाहे हम कितने ही तीव्र गति से पढ़ लें, चाहे हमें कितना ही अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ने का जो संबंध मेन होता है वो अर्थ ज्ञान से होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग इससे हो सकता है कि अक्षर ज्ञान को ही आंसर मान रहे हो, लेकिन आप अगर ऑफिशियल की में जाकर देखेंगे तो आपको अर्थ ही आंसर मिलेगा। और मुझे भी इस पे ही आंसर मतलब इस पे ही नंबर मिला था, मेरा क्वेश्चन सही था ये वाला। और अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। दूसरे विषयों को ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास करना, या फिर अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, या फिर हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जैसे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आपको साइंस के भी 1-2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, SST के भी क्वेश्चन चैप्टर देखने को मिलते हैं, कोई हिस्ट्री की कहानी भी उसमें रहती है, कोई जियोग्राफी से भी क्वेश्चन, मतलब आपको इस तरीके से आपको उस तरीके के चैप्टर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के पाठों को, अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पे समाहित किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, अन्य विषयों को स्थान दिया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका सीधा सा ये उद्देश्य है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समावेशी का मतलब क्या होता है कि विभिन्न चीज़ों का समावेश करना। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाने के लिए अन्य सब्जेक्ट के चैप्टर्स को भी यहाँ पे स्थान दिया जाता है।
दूसरे विषयों को ज्ञान देने के लिए नहीं होता है ये। और विषय की शब्दावली मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डी है, विषय की शब्दावली का विकास करना, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, ऐसा भी नहीं है। ये तो सी तो एकदम ही नहीं है। यहाँ पे हमारा डी है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाने के लिए अन्य विषयों के पाठों को स्थान दिया जाता है। और अगला है कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। और इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा जो है वो परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, या फिर नई भाषा आसानी से सीखेगा, या फिर पढ़ना लिखना जल्दी से सीखेगा, या फिर सुनना बोलना जल्दी से सीखेगा। तो बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, ये किसने कहा है? तो ये चॉम्स्की ने कहा है। जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता होती है। और इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चे जो है वो नई भाषा को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, जन्मजात क्षमता होने का मतलब ये है कि हम कोई भी भाषा है, अगर हमें पर्याप्त अवसर दिया जाए, हमें उसको सुनने का, बोलने का, उसमें पढ़ने का, लिखने का अगर मौका दिया जाता है, तो हम उस भाषा को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है सही है कि नई भाषा को आसानी से बच्चा जो है वो सीख लेगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला है कि वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो शास्त्रीय भाषा है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, या पारंपरिक भाषा है? तो जो वाणी होती है वो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा लिखित भाषा की अपेक्षा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। जैसे कि मैंने कॉपी में कुछ चीज़ें लिख दी तो वो वही चीज़ें लिखी रहेंगी, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, मैंने आज इस तरीके से बोला है, कल मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकती हूँ, मतलब मेरा सेंटेंस हमेशा मैच नहीं करने वाला है। तो लेकिन जो चीज़ें लिखी होती हैं वो सबके लिए ही सेम हो जाती हैं। तो जो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा को सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमें देखना है, तो ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। और पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। अगला देखिए कि पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि पढ़ी हुई सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि पढ़ी हुई सामग्री का हम तार्किक रूप से विश्लेषण कर सकें, उसमें हम तर्क दे सकें कि ये बातें आई हैं तो क्यों आई हैं, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब वहाँ पे हम अपने तर्क के साथ वहाँ पे बात कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 150 मतलब आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस थे, जो कि लैंग्वेज 2 में हिंदी में आए हुए हिंदी पेडागोजी के प्रश्न थे। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस तरीके से हम लोग अपना प्रीवियस ईयर को साथ में लेकर चलेंगे और सारे क्वेश्चन को सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।